आज का दंगल देश में दलित वोट के लिए चल रही अंबेडकर के नाम की सियासत पर है। 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से देश में संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अंबेडकर की सियासी विरासत को लेकर ऐसी जंग मची है कि माननीयों की लड़ाई थाना पुलिस तक पहुंच चुकी है। यह लड़ाई अब और तेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह पर कांग्रेस अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। पूरे देश में 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा कर रही है। बीजेपी भी कांग्रेस के अंबेडकर विरोधी ऐतिहासिक कथनों के प्रचार का अभियान छेड़ चुकी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान का सच्चा रखवाला बताया और कांग्रेस के अंबेडकर विरोधी होने का आरोप भी लगाया। उधर जिस दलित वोट पर कब्जे के लिए पूरी सियासी सर्कस चल रही है, उस दलित वोट की बदौलत सियासत की बुनियाद रखने वाली बहुजन समाज पार्टी आखिरकार अलग ही परेशान हो रही है। बीएसपी ने आज दिल्ली में एक यात्रा निकाली और बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक सबको अंबेडकर की नीतियों का विरोधी ठहराया। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर 70 साल में पहली बार बाबा साहब को लेकर ऐसी सियासी जंग क्यों छिड़ी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा दल अंबेडकर की नीतियों, विचारों, संकल्पों, लक्ष्यों के करीब और कौन दूर है। हम आंकड़ों से यह भी समझाएंगे कि आखिर अंबेडकर के नाम पर वोट बैंक की लड़ाई का हासिल किसे और क्यों है। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे कब बने आपके सब मेरे नहीं सहेंगे। मुल्क की आजादी के 7 से 8 दशक गुजर गए। अंबेडकर के नाम, सम्मान, नीतियों के लिए, विचारों के लिए, लक्ष्यों के लिए ऐसी लड़ाई किसी ने नहीं देखी। संसद से सड़क तक धक्का मुक्की, खींचतान, चीख चिल्लाहट, बैनर पोस्टर, विरोध प्रदर्शन सब हो गया। क्यों? क्योंकि लड़ाई है कि अंबेडकर के विचारों का वारिस कौन, अंबेडकर की नीतियों का पालक कौन, अंबेडकर के सियासी पथ का पथिक कौन, अंबेडकर के समावेशी व्यवस्था का पहरेदार कौन, अंबेडकर के लोकतांत्रिक लक्ष्यों का लड़ाका कौन। और इसी लड़ाई में शीतकालीन सत्र खप गया। अब सड़क पर शुरुआत हो चुकी है। विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी पूरे देश में अंबेडकर और कांग्रेस के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू कर चुकी है। जब यूपीए की सरकार थी और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस अंबेडकर की विरासत, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की विरासत के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस ने तो हमेशा उनको प्रताड़ित किया, उनका कोई स्मृति स्थल नहीं बनाया, उनको कोई अवार्ड तक नहीं दिया, ना भारत रत्न दिया, ना पद्म विभूषण दिया, ना पद्मश्री दिया। उनको मजबूर किया कि वो इस्तीफा दें, चुनाव में वो हार जाएं, इसके लिए षड्यंत्र किए। आखिर क्या हो गया कि 70 साल में अचानक देश के दल अंबेडकरवादी रहने, होने और दिखने की कोशिश करने लगे। लड़ाई की वजह वोट है, सिर्फ दलित वोट, क्योंकि हिंदुस्तान में इंसानी भीड़ की वक़्त वोट से ही आंकी जाती है और वोट की ताकत से नेता आंके जाते हैं। और यही वोट की ताकत का असंतुलन सियासत में संग्राम की वजह बना है। इसे आंकड़े से समझिए। 2009 में देश के 84 आरक्षित दलित सीटों में कांग्रेस को 30 मिली थी, बीजेपी 12 और अन्य 42। लेकिन जब दिल्ली की सियासत में मोदी युग शुरू हुआ तो 2014 में एससी आरक्षित 84 सीटों में से बीजेपी ने 40 सीटें जीत ली, कांग्रेस को मिली 7
फिर 2019 में बीजेपी ने 46 सीटें जीत ली, कांग्रेस को मिली 6। इसी बीच 2024 का चुनाव आया, बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, अफवाह उड़ गई कि 400 लाकर संविधान बदल देंगे। कांग्रेस ने संविधान की कॉपी उठा ली, पूरा चुनाव प्रचार संविधान पर कर डाला। नतीजा आया तो पता चला कि बीजेपी 46 से 30 एससी सीटों पर सिमट गई, 3% वोट घट गया। कांग्रेस 6 से 20 पर पहुंच गई, 1% वोट बढ़ गया। क्षेत्रीय दलों की सीटें तो 32 से 34 ही हुई, लेकिन वोट परसेंट 8% बढ़ गया। और कहीं दिखे चाहे नहीं, उत्तर प्रदेश में यह साफ दिख गया। और जब विपक्ष ने इस कामयाबी को संसद में पहली कतार की सीट पर सजाकर सियासत शुरू की, तो बीजेपी ने काउंटर प्लान तैयार किया। नतीजा विधानसभा चुनाव में दिख गया। हरियाणा में जिस कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 68% वोट मिले थे, वो विधानसभा चुनाव में घटकर 42% रह गया। बीजेपी को लोकसभा में 24% दलित वोट मिले थे, वो विधानसभा में बढ़कर 40% पहुंच गया। महाराष्ट्र और हरियाणा की सत्ता थाली में से छिन जाने पर कांग्रेस बौखला उठी। और इसी बीच जब संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान बीजेपी ने अंबेडकर और कांग्रेस के रिश्तों की कहानी सुनाई, तो 12 सेकंड के बयान के बदौलत कांग्रेस ने पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि नेहरू युग के बाद 1971 में जिस कांग्रेस को दलितों के 46%, जनसंघ को 10% और अन्य को 44% मिलते थे, वो 2.5 दशक बाद 1996 में घटकर कांग्रेस 34%, बीजेपी को 14% और अन्य को 45% हो चुका था। ये गिरावट जारी रही। 2004 में कांग्रेस को 26%, बीएसपी को 22%, बीजेपी को 13% और अन्य को 39% वोट मिले। कांग्रेस से दूर होते दलित वोट पर पहले बहुजन समाज पार्टी और फिर तेजी से बीजेपी ने ऐसा कब्जा किया कि दिल्ली की गद्दी कांग्रेस के हाथ फिर चढ़ी नहीं। और अब कांग्रेस को लगता है कि संविधान के नाम और अंबेडकर की पहचान पर जंग छेड़कर दलित वोट पर दोबारा कब्जा किया जा सकता है, जबकि बीजेपी सत्ता की सहम कुंजी पर अपनी कुंडली जरा भी ढीली करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। आज तक ब्यूरो। लेकिन मामला सिर्फ इस 84 सीटों का नहीं है। देश की सारी सीटों पर अगर आप नजर डालें तो कहीं ना कहीं दलित वोट का इंपैक्ट होता है। और उसके आधार पर ही लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का माहौल हमने देखा, उसके बाद हर पार्टी सोच रही है कि यही एक मौका है कि अंबेडकर के नाम पर अगर हम सियासत करें तो उसका फायदा शायद हमें हो सकता है। अमित शाह के बयान को लेकर पिछले कई दिनों से जो बातचीत चल रही है, आखिरकार उसी पर हम आज का दंगल करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। तनुज पुनिया जुड़ रहे हैं, सांसद है लोकसभा के, कांग्रेस की तरफ से वो बात करेंगे। एमएच खान, डॉक्टर एमएच खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बीएसपी ने भी एक नया पक्ष आज रखना शुरू किया है। काफी दिनों बाद बीएसपी सड़क पर नजर आई है किसी मुद्दे पर, और अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भी चर्चा में शामिल होंगे। आज शुरुआत करेंगे सैयद जफर इस्लाम जी से। सैयद जी, जफर साहब, क्या वजह है कि आखिरकार मामला खत्म हो गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन तक मामला पहुंच गया है और आज दोबारा आपके मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वही बातें बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के राज में डॉक्टर अंबेडकर को पार्लियामेंट से बाहर रहना पड़ा था? क्या बात थी? देखिए, हकीकत देश की जनता को जानना चाहिए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भ्रमित कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसको सही चीज जानकारी देना देश की जनता को हम उचित समझते हैं। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उनको बता रहे हैं किस तरह से कांग्रेस बाबा साहब के मुद्दे पर असहज होती है, अलग अलग प्रयास करती है, लोगों को गुमराह करती है और अपने नापाक इरादे और अपने जितने भी उन्होंने गलत काम किए, पाप किए, उसको छुपाने का काम करती है। इसीलिए कांग्रेस को सोचती है कि एक छोटे से क्लिप को तोड़ मरोड़ करके आधी बात दिखा के लोगों को गुमराह करेगी, जबकि उसके एक्चुअल जो पर्सपेक्टिव थे, जो कॉन्टेक्स्ट थे, उसको छुपा के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में जाके जनता को ये बताना है कि आखिर वाकई अगर किसी ने उस विरासत को संभाल के रखा, उसको सींचा और उसको देश की जनता के सामने और दुनिया के सामने रखा, तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। आप बताइए, बाबा साहब का जहां भी रहे उसको तीर्थ स्थल बनाने का काम किसने किया? हम पूछते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहे वो गली हो, चाहे कुचा हो, चाहे नाली हो, चाहे नाला हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे इमारत हो, कुछ भी देश में हो, छोटी सी बड़ी चीज, सब में नाम या तो नेहरू
या इंदिरा या तो राजीव, इसके अलावा कोई नाम नहीं देता। क्या बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने संविधान को लिखा, उनका कंट्रीब्यूशन इस देश को है? खाली आप संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं, एक पॉकेट में संविधान, वो भी संविधान के जो पेपर खाली रहते हैं, और दूसरे पॉकेट में जो 12 लाख करोड़ का जो घोटाला किया उस पैसों को लेकर घूमते हैं और सोचते हैं कि देश की जनता को भ्रमित कर देंगे। हर जगह नाम रखा अपना। क्या देश में जितने डॉक्टर रमेश पैदा खान हुए हैं उसमें भारत में न एक सवाल और बात कर, इतने ऑलमोस्ट रतन पैदा हुए हैं, क्या भारत रत्न देने का काम नहीं करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को? बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम जब से पहली बार हमारी सरकार आई, हमने सीधे सीधे सपोर्ट करके भारत रत्न जो है बाबा साहब को दिलवाया, और हमने तीर्थ स्थल बनवाया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह वो 5 जगह जहां बहुत ही पवित्र स्थल थे, उसको हमने पवित्र तीर्थ स्थल बनाया, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई जिसमें बाबा साहब के योगदान, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों 5-5 मुद्दे मैंने निकाल के रखे हुए हैं, और एक एक करके मैं दोनों से पूछने वाला हूं, क्योंकि दोनों लोग कभी ना कभी ये कहते रहते कि भाई हमने सब कुछ किया हुआ है, दूसरे ने कुछ नहीं किया। तो आपके भी मुद्दे निकलेंगे और कांग्रेस के भी मुद्दे निकलेंगे, लेकिन आज बीएसपी सड़क पर उतर आई है। डॉक्टर रमेश खान, बीएसपी बहुत दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि किसी मुद्दे पर सड़क पर उतरती हुई नजर आ रही है। पूरा मामला खत्म हो गया एक तरीके से, लेकिन अब बीएसपी को लगता है कि भाई कांग्रेस ने भी गलत किया है, बीजेपी ने भी गलत किया हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने जो स्टोरी दिखाई उससे समझ में आता है कि किस तरीके से बीएसपी का रुतबा दलित वोटों में गिरता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से देखेंगे आप इसको, डॉक्टर रमेश खान? नहीं, मेरा तो ये कहना है, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि छोटी सी क्लिप निकाल करके आप उस पर तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ लोग पढ़े लिखे लोग कुछ भी हैं, कुछ दिमागदार लोग भी हैं। आप बताइए उस क्लिप में क्या है? अंबेडकर 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 फैशन बन गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक आप स्वर्ग में चले जाते। ये भाषा का इस्तेमाल होगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा अंबेडकर जी के लिए। अंबेडकर 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 फैशन क्या है? फैशन इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। आप दूसरे कांग्रेस पार्टी को आप समझने का कोशिश भाई मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप मुझे बोलने दीजिए। बहुजन समाज, अरे भाई जफर इस्लाम जी बात खत्म करने दीजिए। भाई जफर इस्लाम जी बात खत्म करने दीजिए। मैं बोल लूं, बहुत दिन के बाद बीएसपी कुछ कह रही है। भाई एमएच खान जी बोलिए। बिल्कुल बोलिए। एमएच खान जी बोलिए, चलिए बोलिए। मैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। देखिए वो क्लिप जो है वो हर एक संविधान को मानने वाले को खटक रही है। अगर दूसरे दिन पीसी किया था तो एक लाइन थी कि हाँ मेरे मुंह से ये निकल गया, मैं इससे क्षमा चाहता हूं। कोई छोटे हो जाते क्या? कोई गृह मंत्री से नीचे आ जाते क्या? लेकिन उन्होंने पीसी करके भी कहा कि नहीं, मेरे वक्तव्य को तोड़ा मरोड़ा गया। कहां तोड़ा मरोड़ा गया है ये हमको बता दीजिए। आप तो जोशी जी ये जो कह रहे हैं लोग, तो कहां तोड़ा मोड़ा गया? अब ये फिर कह रहे हैं भारत रत्न की बात। जब बीपी सिंह की सरकार थी तो बीपी सिंह ने भारत रत्न दिया, बीजेपी ने नहीं दिया है। और उस वक्त मंडल कमीशन लागू किया, और जैसे ही दोनों चीजें लागू किया बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। जग जाहिर है ये। क्या बात कर रहे हैं आप कि उसने किया? आज जो लखनऊ में बहन कुमारी मायावती जी ने स्मारक बनवाया है बाबा साहब के नाम पर, चलिए जवाब दीजिए, कहां तोड़ा मरोड़ा गया? जो काम करने वाले अब तो कांग्रेस नहीं पूछ रही है, कोई और पूछ रहा है। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। चलिए उसके बाद तरुण पुनिया जी भी, तनुज पुनिया जी भी हमारे साथ जुड़ गया, उनके पास भी जाना है। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। नहीं खान साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अभी राजनीतिक विश्लेषक करके आए, लेकिन मुझे ऐसा जानकारी थी कि वो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता होते थे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो कांग्रेस के हिमायती होके खड़े हैं। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब कांग्रेस का हिमायती नहीं हूं, मैं कांग्रेस का हिमायती नहीं हूं। कांग्रेस नहीं, एक मिनट, दोनों एक पहलू। खान साहब एक सेकंड देखिए, अभी फिर साहब हमें एक मिनट एमएच खान जी, जफर इस्लाम जी को पहले जवाब देने दीजिए जो सवाल पूछा है आपकी तरफ से। एक मिनट जफर इस्लाम जी, सबसे पहले आप जवाब दे दीजिए। उनका ये पूछना है कि भाई कहां तोड़ा मरोड़ा गया, सवाल वो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। चलिए, उन्होंने एक सवाल उठाया हुआ है, बताइए। देखिए नहीं, सवाल ये बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप तो बाबा साहब का
सम्मान करते ही नहीं है। आपने तो प्रताड़ित करने का काम किया है। आपने तो उनको जब वो मंत्री थे तो वहां से रेजिग्नेशन देने का काम किया। आपने उनको हर जगह पर का काम किया। आपने उनको कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। जो सम्मान उनको देना चाहिए था उससे वंचित रखा, और उसके बावजूद उसके बाद आज खोखला नाटक करते हैं, अपने पाप को छिपाने के लिए नाटक करते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट था आदरणीय गृह मंत्री जी का कहने का। उनका ये बेहद मकसद नहीं था कि किसी तरह से भी, इसलिए कि बाबा साहब को सही तरह से अगर किसी ने उनकी विरासत को समझा है, सम्मान दिया है, उसको अनमोल रतन समझा है, तो भारतीय जनता पार्टी तनुज पुनिया जी जवाब दीजिए। अगुवाई में हुई है। लेकिन ये सारी चीजें जो है कांग्रेस, तनुज पुनिया जी, मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ। मैं 2-3 सवाल आज वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, सारे मुख्यमंत्री वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। योगी आदित्यनाथ आरोप लगा रहे थे, यहां पर देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे थे, पुष्कर सिंह धामी वहां पर आरोप लगा रहे थे। एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सब लोग कह रहे हैं कि दरअसल अपमान तो आप कर रहे हैं, बयान उनका तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तनुज पुनिया जी, देखिए, बयान तोड़ा मरोड़ा बिल्कुल नहीं गया है। जो बयान है लाइव प्रसारित हुआ था, आपके हर सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, राज्यसभा के चैनल पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। जिसको शक है, जिसको आपत्ति है, वो चेक कर ले कि जो है क्या बयान है। लेकिन जिस लहजे में बयान दिया गया है ये समाज को अच्छा नहीं लगा है। ये फैक्ट बात है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जब अच्छा नहीं लगा है तो जैसा खान साहब अभी कह रहे थे कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन जोड़ देते कि जो है जिसको भी कहने का मकसद ये नहीं था, जिसको भी आहूत हुई हो, जिसकी भावनाएं, वो उनसे क्षमा मांगते। लेकिन इतनी सी बात नहीं कही गई तो लोगों को लगा कि इनका मकसद ही था ये कहना। भाई ये क्या, यही वही बीजेपी है जिनके जो पहले आए हैं, बीएचपी हो चाहे आरएसएस हो। अंबेडकर जी की शव यात्रा निकाली गई थी जब संविधान बना रहे थे बाबा साहब, शव यात्रा निकाली गई थी। तो ये मेरा ये कहना है कि पूरे इनका इतिहास ऐसा है कि पूरे इतिहास में इन्होंने किया है। लेकिन इतिहास में ना जाकर के अगर आप आज की भी बात करें तो अभी 2024 के चुनाव में इनके ही नेताओं ने कहा कि 400 पार, इन्हीं के 2 एमपी ने, 3 एमपी ने कहा, जो है उस समय मौजूदा एमपी थे, उन्होंने कहा कि जो है 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो ये इन्हीं के नेता कह रहे हैं, संविधान के ऊपर बार बार जो है इन्हीं की आपत्ति आ रही है। हाँ जी तनुज जी, पिछली बार कब आपने सुना होगा कि अंबेडकर के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे ही 400 पार का नारा निकल के आ गया, संविधान की बात निकली, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार 6 महीने से हम सुन रहे हैं कि अंबेडकर के नाम पर। अभी भी राहुल गांधी यहां पर आए थे महाराष्ट्र में, परभणी में एक दलित एक्टिविस्ट की हत्या की, कस्टोडियल डेथ हो गई, वहां पर गए थे। लेकिन वही बगल वाले जिले में एक सरपंच की हत्या हुई, वहां पर उनका जाना हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रेटेजी है। आजकल तो नीला टी शर्ट भी वो पहन रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी क्या है? 2024 के बाद अंबेडकर फोकस कांग्रेस का ज्यादा हो गया है, ऐसा नहीं लगता आपको? यही तो सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है आज की स्थिति में, पॉलिटिकल सिचुएशन अगर हम देखें तो। फोकस में हमेशा से रहा था। हम लोग भी 2017 से बाबा साहब के नाम पे यूपी में पद यात्राएं निकाल रहे हैं। मेरठ से लेकर आजमगढ़ तक हम लोगों ने 2019 में जो है यात्रा निकाली थी, पद यात्रा निकाली थी। हम लोग तो लगातार इसमें लगे हुए हैं। लेकिन इस पे हाईलाइट अब हो रहा है जब इनका 400 पार का नारा आया, जब इनके सांसदों ने कहा कि जो है संविधान बदल देंगे, 400 सीट दो, और अब ये बयान आ गया, तो हाईलाइट अब ज्यादा हो रहा है। हम तो इस पे काम कर ही रहे थे कि हाथरस वाले मामले में जो लड़की की हत्या कर दी, गैंगरेप करके हत्या कर दी गई थी, सरकार ने उसका शव भी नहीं जलाने दिया, पेट्रोल डीजल डाल के जला दिया गया। तो चलिए, उसमें नहीं गए थे क्या? कितना बड़ा प्रयास हुआ था, कितना बड़ा आंदोलन उसमें हुआ था। तो सब में हम लोग जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अमिताभ तिवारी ने, हमारे एनालिस्ट है अमिताभ तिवारी, उन्होंने राजनीति बहुत अच्छे से रखी हुई है, उनके पास मुझे जाना है। लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों से 5-5 मुद्दे हमने निकाले हुए हैं, उसके जवाब आपसे चाहेंगे। शुरुआत मेरे ख्याल से हम कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं, एक एक मुद्दा उनका लेंगे, एक मुद्दा आपका लेंगे। जफर इस्लाम जी, पहले कांग्रेस का मुद्दा जो बार बार उठाया जाता है, बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है। पहला मुद्दा यह है कि लोकसभा चुनाव में
डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उनके ही सहयोगी को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा और डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाया। लोकसभा चुनाव का मुंबई से चुनाव हार गए थे, उसके बाद भंडारा से महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने की कोशिश की, वहां पर भी कांग्रेस ने यह किया। उनका कहना है कि भाई किसी ना किसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर को पॉलिटिकली खत्म करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है और यह इतिहास है। क्या कहना है आपका? मेरा सीधे कहना है, फरवरी में चुनाव हुआ था, चुनाव वो हारे क्योंकि कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रहे थे। उस समय कांग्रेस पार्टी की लहर थी, हमने अपनी तरफ से हल्का कैंडिडेट दिया था, लेकिन उनके फरवरी में हारने के बाद मार्च में अगर राज्यसभा में भेजा है तो कांग्रेस पार्टी ने ही भेजा था। ये भी आप इतिहास में खोल के देख लें। फरवरी में हारे, मार्च में उनको राज्यसभा भेज दिया क्योंकि उनकी जरूरत थी, कैबिनेट में जरूरत थी, उनका पूरा सम्मान दिया था कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जफर इस्लाम जी, आप कहते हैं कि भाई कैबिनेट से इस्तीफा दिलवाया, लेकिन यह इतिहास कोई नहीं कहता है कि हिंदू कोड बिल लाया था उन्होंने, उसका विरोध आपके तरफ से किया गया था। कांग्रेस के कुछ नेता थे, उन्होंने भी उसका विरोध किया था। कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी जनसंघ और कांग्रेस के विरोध के चलते वो बिल पास नहीं हुआ और उसके वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया नेहरू की कैबिनेट से। तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जनसंघ यानी आपकी पुरानी पार्टी की नहीं है? आपके भी तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे डॉक्टर अंबेडकर के साथ। हिंदू कोड बिल को आपका भी विरोध था और इसी के वजह से डॉक्टर अंबेडकर को कैबिनेट से जाना पड़ा। तो बात तो दोनों तरफ की है। देखिए, हकीकत यह है कि सरकार में वो रहते थे कांग्रेस पार्टी, और हमने समाज के हर वर्गों का ध्यान रखने की कोशिश की जैसा अंबेडकर साहब चाहते थे। इसलिए यह कहना कि हमारे उस वक्त की जो बहुत छोटी, उस वक्त जो जनसंघ पार्टी थी, छोटी पार्टी थी, रिप्रेजेंटेशन बहुत छोटा था, उसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, ये सरासर गलत है, ना तो इसमें कोई सच्चाई है। हमने समाज के सुधार करने के उनके प्रयासों को बराबर समर्थन दिया है और उसी के कारण आज भी हम उनके विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो उनके साथ जो उनके पार्टी में थे उनको हराने का काम किया, उनको रेजिग्नेशन देने का पर मजबूर किया, और उसके बावजूद अगर जरा सा भी मान सम्मान होता उनका तो देश के अनमोल रतन थे जिन्होंने संविधान को लिखा था। उस संविधान को लिखने वाले को कभी भी किसी भी पद से, किसी भी अवार्ड से कभी नवाजा नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। रिडल्स इन हिंदुइज्म, डॉक्टर अंबेडकर की किताब आई थी, आपकी और आपकी सहयोगी पार्टी ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की सरकार थी लेकिन उसके बावजूद वो किताब को बचा नहीं पाई। अब इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। कहां लड़ रहे हैं आप डॉक्टर अंबेडकर को लेकर? दोनों की भारत रत्न अगर दिया तो वीपी सिंह की सरकार ने दिया, मंडल आयोग लाया तो वीपी सिंह की सरकार ने लाया। कहां पर आप दोनों इस बात को लेकर लड़ रहे हैं? आप दोनों का डॉक्टर अंबेडकर का प्रेम कहां से जाग रहा है आजकल? जफर इस्लाम जी और उसके बाद तनुज पुनिया जी से पूछेंगे। नहीं, ये बताइए कि क्या वो वीपी सिंह के सरकार हमारे समर्थन के बिना दे सकते थे? भारत रत्न दे सकते थे? अगर हम नहीं सपोर्ट करते, हमारी पार्टी सपोर्ट नहीं करती तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता था। आज हम देते जरूर। आज हमारी सरकार थी 1998 में हम देते जरूर, 99 में जब हमारी सरकार बहुमत सरकार बनी तो हम दे सकते थे, लेकिन उससे पहले हमने समर्थन दिया। समर्थन इस बेसिस पे दिया कि इनको सम्मान मिलना थी। ये भारत के रत्न है और हर रत्न, भारत के अनमोल रत्नों का सम्मान देना हमारा एमएच खान, डॉक्टर खान ने हाथ उठाया हुआ है, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर खान देखिए, ये हाँ जोशी जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे ये कांग्रेस हो, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी या चाहे कांग्रेस, ये बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ रहे हैं। और बाबा साहब के इलेक्शन तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रचार करने गए थे कि हार जाए पंडित अम्बेडकर जी, लेकिन हम सीधी बात करते हैं, पुरानी बातों को छोड़िए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, हाँ ना में जवाब जफर इस्लाम दे कि अगर उन्होंने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, और उसके बाद जो वर्ड का इस्तेमाल किया है उस पर माफी मांगते हैं कि यस या नो? जवाब दीजिए। अरे हाँ भाई या ना? खान साहब, अंबेडकर जी को हाँ ना, हाँ या 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 ना, सही है कि गलत? अरे आवाज उखड़ जाएगी, इतना हाँ ना मत कीजिए। जो बात है गलत है। बयान को गलत तरीके से आप लोगों ने उसको
कांग्रेस पार्टी के इशारे पे नाच रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी गलत तरीके से उसको बयान को मोड़ तोड़ के पेश कर रही है और आप उसके समर्थन में खड़े। बड़े अफसोस की बात है। पानी पी लीजिए और हाँ ना मत कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके इस बात को रखा जा रहा है और ये बात सही है कि अगर कांग्रेस पार्टी को वाकई प्यार होता है बाबा साहब से तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए बहुत कुछ करती, लेकिन उनको अपमानित करने के लिए अलावा कुछ नहीं किया। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको नहीं, हम उनका हम अरे भाई सम्मान करने वाले लोग, हम सम्मान करने वाले लोगों में से आप बेइज्जत कर रहे हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर को जलील करना चाहते हैं। आप नहीं मानेंगे, पूरा हिंदुस्तान नहीं मानेगा। आप ये जवाब दीजिए। चलिए तनुज पुनिया जी, आपके पास जवाब है तो दे दीजिएगा। खान साहब का जवाब देखिए मेरा सीधे कहना है। एक मिनट, अभी कांग्रेस से भी सवाल पूछ लेते हैं भाई। मेरा सीधे कहना है। खान साहब जवाब तो आना में मिल नहीं रहा है। देखते तनुज पुनिया जी क्या कह रहे हैं। बोलिए। मेरा सीधे कहना है हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों से। आज ये बाबा साहब को कह रहे हैं कि बाबा साहब को सम्मान दे रहे हैं, बाबा साहब की तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। संसद भवन में 4 दिन, 2 दिन लोकसभा, 2 दिन राज्यसभा में जो है बातचीत हुई संविधान के ऊपर। सबने बाबा साहब की तारीफ करी, एक बयान को छोड़कर जिसपे विवाद हुआ आज। लेकिन मेरा ये कहना है कि बाबा साहब ने हमेशा से कहा है कि धर्म के आधार पर देश का निर्माण नहीं हो सकता, भारत देश का नहीं हो सकता है। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से कहना है कि अगर आज आप बाबा साहब को मान रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो आप ये क्या हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो आपका है ये ड्रॉप करेंगे? क्या पब्लिकली कहने को तैयार है कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, देश संविधान से चलेगा और हिंदू राष्ट्र की बात हम आज से नहीं करेंगे? ये क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा और हिंदू राष्ट्र ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो ये स्पष्ट कर दे पहले। ये मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, शायद आप पार्लियामेंट में रह के ठीक से पार्लियामेंट की चर्चा नहीं सुन पाए हैं। माफी चाहता हूं, मैं भी पार्लियामेंट में रहा और हर बार चर्चा मैंने सुना है। कई बार इस बात का जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और हमारे सारे बड़े लीडर्स ने किया, तनुज पुनिया जी, कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। और इसका एक बार नहीं अनेक बार देखिए, बोलिए तो वीडियो भेज देते हैं। कई बार कई ऐसे नहीं, वो तो मैंने भी सुना है, वो तो मैंने भी सुना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या आप ड्रॉप करने को तैयार है? नहीं सुनिए ना, सुना है तो फिर आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए। हमने तो बराबर कहा है संविधान से सबका साथ, सबका के लिए प्रयास और सबके लिए विकास, यही तो हमने कहा है। और संविधान से देश चलेगा, संविधान ही सबसे पवित्र है, संविधान के बेसिस पे चलेगा। अरे लेकिन आप सुन के भी सांसद जी ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। आप नहीं, सवाल मेरा दूसरा था। नहीं, आप देश को भ्रमित, पुनिया जी ऐसा है, आप देश को भ्रमित मत कीजिए। इस तरह की बातें जो है गलत है। आप एक सांसद हैं, मैं खुद सांसद रह चुका और इसलिए कह सकता हूं गर्व से कि देश जफर इस्लाम जी संविधान के और इसके आज तीसरा कौन जुड़ गया इस पूरे मामले में? आकाश आनंद, जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, उन्होंने आज बात की है इस पूरे मामले को लेकर। बीएसपी जो पार्लियामेंट पे हुआ उसके कई दिनों के बाद वो आज सड़क पर उतर आई है। उन्होंने क्या बोला वो एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अमिताभ तिवारी के पास में कि आखिरकार ये राजनीति किस तरीके से दिख रही है। 24 के बाद में ये अचानक सतह पर क्यों आ गया है? पहले सुन लेते हैं आकाश आनंद क्या कह रहे थे। इस तरीके से गृह मंत्री जी ने संसद में बाबा साहब जी के लिए जो टिप्पणी करी, उससे करोड़ों हमारे समाज के करोड़ों लोगों को, हमारी बहुजन समाज पार्टी को, हमारे समाज के लोगों को जो ठेस पहुंची है, उसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट निकाली है। आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार हम यहाँ पर शांतिपूर्वक से ये प्रोटेस्ट कंडक्ट करेंगे। गृह मंत्री ने बकायदा सफाई भी दी। बीजेपी कह रही है कि डॉक्टरेट वीडियो है, उसके बाद आप क्या? देखिए, कहीं ना कहीं तो जहाँ इतना धुआं है तो वहाँ पे चिंगारी तो होगी। और ये जो गलत बात कही है, अब वो तो सब रिकॉर्डेड है, वीडियो पे रिकॉर्डेड है, ये संसद में लाइव कहा गया था। तो इसमें तो वो आप जितनी भी सफाई देना चाहें, बट जो गलत है सो गलत है। अब आपने सोशल मीडिया पर मैंने देखा आज एक पोस्ट किया है, ये नीला फैशन वाला किस पर अटैक है, जरा आप बताइए। अब देखिए जरा, नीले में तो सभी पहन के आजकल घूम रहे हैं। पहले छोटे छोटे नेताओं को बढ़ाया गया कि भाई वो नीला पटका पहन ले, बाबा साहब को नेता बना ले, पर
अब तो बड़ी पार्टियां भी शामिल हो गई इसमें, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो। अब दोनों ही नीली साड़ी और टी शर्ट पहन के फैशन स्टेटमेंट देने लगे हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमते थे, उसके एवज में हमारे समाज को गुमराह किया, अब फैशन स्टेटमेंट दे के हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सही में हमारे बाबा साहब के हितैषी होते तो ये उन्हें कभी भी उनके पीए को उनके खिलाफ नहीं खड़ा करते, उन्हें संसद में अपने आप जिताकर भेजते, परंतु उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। वो तो आए भी पावर में इसी तौर पे थे कि भाई करप्शन है। शीला दीक्षित जी तो एसी में रहती हैं। दिल्ली के लोगों का पैसा जो कमाया जा रहा है, जो टैक्स का पैसा है, वो एसीओ में खर्चा जा रहा है। अब उनके खुद की पूरी सरकार जेल से चक्कर काट चुकी है, घोटालों में पकड़ी जा चुकी है। अब उनके पास कोई जवाब तो है नहीं, लोगों के लिए काम करने के लिए उनके पास कोई वो वक्त तो बचा नहीं। अभी जो परमानेंट जॉब देनी चाहिए उसको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करके दे रहे हैं। तो अब क्या करें? रिजर्वेशन और खिलाफ जो ये लोग हैं बाबा साहब के, अगर इन्हें परमानेंट जॉब देते तो इन्हें रिजर्वेशन देना पड़ जाता, तो ये परमानेंट जॉब को ना देकर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दे रहे हैं। तो ये अब इससे बड़ा और कौन विरोधी हो सकता है बाबा साहब का? आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा इतनी जोर शोर से आजकल होने लगी है। आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है और इसी के साथ मुझे अमिताभ तिवारी के पास भी जाना है इसको लेकर। अगर हम देखें तो 2009 से लेकर 2024 तक बीजेपी की कमान चढ़ती गई है वोट परसेंटेज की अगर बात करें, लेकिन 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 3% बीजेपी का दलित वोट घटा और जिसके वजह से बीजेपी की जो एससी सीटें थी वो 16 सीटें उनकी घट गई। 46 सीटें वो जीते थे 2019 में, 2024 में वो घटकर हो गई 30। जबकि कांग्रेस का वोट शेयर दलितों में कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं। 2014 से लेकर 2024 तक 19% एक सीधी लाइन कांग्रेस के वोट शेयर की नजर आती है। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ सीट्स की देखें, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर 3% से घट गया, कांग्रेस की किटी में ये सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की सीटें जो 2019 में थी 6, वो बढ़कर हो गई 20, यानी कांग्रेस की सीटों में इजाफा होता हुआ नजर आया। जबकि अन्यों की जो सीट थी वहां पर 34 सीटें यानी 32 सीटें 2019 में थी, 2024 में 34 सीटें नजर आ रही है। तो अमिताभ तिवारी, डॉक्टर अंबेडकर सतह पर आने का यह सबसे बड़ा एक कारण नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 3% वोटों का शिफ्ट काफी हद तक कांग्रेस की झोली में सीटें डालकर चला गया, यह एक सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है। और बीजेपी के लिए भी यह वोट अब काफी इंपॉर्टेंट होते नजर आ रहे हैं। जी जरूर, अगर आप देखेंगे तो पिछले जब से आप उसको मोदी एरा कहिए तो तब से 12% से लेकर 34% तक बीजेपी का सपोर्ट बेस बढ़ा है। इसी वक्त पे बीएसपी लगभग उसका पतन हुआ है। ठीक है, 18 से 22% सपोर्ट मिला करता था, आज बहुत कम सपोर्ट 1 से 2% ही है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस 18 या 22% जो बीएसपी को सपोर्ट मिलता था उसके लिए लड़ाई हो रही है। अब अगर आप देखेंगे 3% वोट शेयर कम हुआ भाजपा का, लेकिन एनडीए का 5% वोट शेयर कम हुआ था और इंडिया ब्लॉक का 8% वोट शेयर बढ़ा था दलितों में। इसलिए भी हमें वो रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब हम देखें तो 4-5 चीजें हो रही हैं दलित पॉलिटिक्स में। एक तो बीएसपी का कंप्लीट डेसिमेशन हो गया, तो दलित समाज में एक तबका है जो अब एक बीएसपी का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है नेशनल लेवल पे, क्योंकि बीएसपी को नेशनल लेवल पे 18-22% सपोर्ट मिला करता था, लेकिन वो अभी ऑल्टरनेटिव तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो छोटी दलित पार्टियां हैं जैसे वीबीए है, आरपीआई है, एक तबका ये भी सोच रहा है कि ये पार्टीज जो है ना एक्चुअली वोट कटर्स का काम करती हैं और ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से दलित समाज की बार्गेनिंग पावर कम हो गई है, क्योंकि ये लोग वोट को स्प्लिट करते हैं, खुद तो जीत नहीं पाते, करेक्ट, लेकिन किसी न किसी की नैया जो है वो डुबा देते हैं, तो इनसे भी वोट काट देते हैं, एक वोट काट देते हैं। देखिए बीबीए एक भी सीट जीत नहीं पाई, आरपीए तो शायद लड़ी भी नहीं थी, तो नेशनल लेवल पे कोई पार्टी है नहीं दलित समाज को रिप्रेजेंट करने वाली। चिराग पासवान बिहार में सीमित हैं और आजाद चंद्रशेखर की पार्टी अभी यूपी में भी बड़ी पार्टी नहीं हुई है। तीसरा ये हो रहा है कि एक तबका ये भी सोच रहा है कि क्यों ना मेन स्ट्रीमिंग करी जाए, यानी क्यों ना नेशनल पार्टीज के साथ अलाइन किया जाए, क्योंकि तभी जाकर के दलित समाज का वेलफेयर होगा। तो ये 3 ग्रुप्स हैं आज दलित समाज में।
और कहीं ना कहीं जो चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अमिताभ तिवारी, मुझे जल्दी से आपका एक कमेंट उस पर चाहिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलकर यहां पर आ रहा है, डी क्लासिफिकेशन। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, कहा था कि डी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। उसके वजह से सबसे बड़ा फायदा उन जातियों को होगा, दलित समाज की, कि जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। क्या बीजेपी उसी का फायदा उठा रही है? जिस तरीके से उनका वोट शेयर विधानसभा में हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी का वोट शेयर जो घट गया था लोकसभा चुनाव के वक्त में, वो बढ़ गया, जबकि कांग्रेस को जितने वोट लोकसभा चुनाव के वक्त पड़े थे वो विधानसभा चुनाव में घटते हुए नजर आए, अन्य के वोट बढ़ गए। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा कि जो हावी हुई जाति है दलितों की, उसके अलावा जातियों के पास चले जाए और उसके आधार पर आगे की रणनीति तय करे। अमिताभ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर दिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसा बीजेपी ने ओबीसीज में नॉर्थ इंडिया में यादव वर्सेस नॉन यादव की पॉलिटिक्स करी, यूपी में जाटव वर्सेस नॉन जाटव की पॉलिटिक्स करी, इस सब क्लासिफिकेशन की वजह से डिप्राइव्ड एससी समाज और प्रिविलेज्ड एससी समाज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। तभी हम देख रहे हैं कि हरियाणा में वाल्मीकि समाज जो डिप्राइव्ड एससी समाज है, उसको कहीं ना कहीं एससी सब क्लासिफिकेशन में हरियाणा सरकार ने उसके ऊपर काम किया है। तो इन सब बातों की वजह से बीजेपी यहां भी एक कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन को प्ले अप करके जो डिप्राइव्ड दलित समाज है उसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जो सक्सेसफुली उन्होंने यूपी में ये वजह है, दिया है। यही वजह है कि जिसके वजह से बीजेपी को इसी मुद्दे पर बैकफुट पर डालने की राजनीति आई है। तनुज पुनिया। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जहां तक आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये ओबीसी में संभव है, एससी में संभव नहीं है, क्योंकि जो है इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये जो है इकोनॉमिक बेस नहीं था इसका बेस सोशल इश्यूज में रहा है, तो इसकी बात तो अलग है। लेकिन देखिए जो आप ये बात कर रहे हैं कि जो वोट बैंक की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए हम सारे दलितों की बात कर रहे हैं, हम सारे पूरे शेड्यूल कास्ट समाज की बात कर रहे हैं कि सभी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। इसमें से पर्टिकुलरली कोई ऐसा हो सकता है कि एक सब क्लास जो है वो ज्यादा मानती हो, कम मानती हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट की ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि पूरे समाज को, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, अगर वो भारतीय है तो उसे बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। तो बाबा साहब की जहां तक बात है वहां पे हम लोग तो सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए आपके मुताबिक, जिस तरीके से हरियाणा में किया गया, महाराष्ट्र में उसकी बात की जा रही है, सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं सब क्लासिफिकेशन के। हाँ, कुछ आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि जो ज्यादा डिप्राइव्ड है उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं और फर्दर, लेकिन जो है आप इसको सब क्लासिफिकेशन करके और क्रीमी लेयर वाला फंडा, ये सब मैं नहीं मानता कि जो है ये होना चाहिए। देखिए कांग्रेस जफर इस्लाम, क्या इसी तरीके से लोकसभा का मामला आप सुलझा देंगे? लोकसभा में आपके जो वोट गिर गए, अब सब क्लासिफिकेशन के जरिए आप दलित वोटों को अपने पास घुमाएंगे दोबारा? देखिए हमारा कभी मकसद ये नहीं होता है कि कोई भी इस तरह का रिफॉर्म्स लेते हैं, मेजर्स लेते हैं, तो उसका ये मकसद नहीं होता कि वोट्स के लिए करें। हम दलित समाज के हितैषी हैं, हितैषी थे, हितैषी रहेंगे, और हम उनके उत्थान के लिए काम करते थे, करते रहेंगे, आगे भी करते हैं और करते रहेंगे। अब कांग्रेस पार्टी जो अपने इतने सारे गुनाह किए हैं, इतने सारे जो उनके नापाक इरादे रहे हैं पास्ट में, उसको छुपाने के लिए इस तरह के जो असहजता दिखा रही है और रोड पर इस तरह के जो बार बार हंगामे करने की कोशिश कर रही है, इससे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी। लेकिन आज देश की जनता समझती है, जानती है, समझती है कि देश में अगर वाकई दलित समाज का कोई हितैषी है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनकी अगुवाई में दलित समाज का उत्थान हुआ है और आगे भी बहुत उत्थान होगा। तनुज पुनिया जवाब दीजिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि उस समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ट्राइबल समाज हो, सब। तनुज पुनिया जवाब दीजिए। कांग्रेस ने समाज को तोड़ के समाज को राजनीति की है, समाज को, लेकिन हम समाज को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, समाज को एकजुट लेके चलना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, और जिस तरह से तनुज पुनिया जवाब दीजिए।
वो सब जफर पूरी इस्लाम तरह जी, से देखिए, fair तनुज मैं है। पुनिया तो जी कह को रहा जवाब हूँ दे कि ये दीजिए, पूरा उसके बाद खान साहब के साथ भी जाना है मुझे। पूरा स्लोगन इन्होंने बार बार रिपीट किया है। अभी आपके विशेषज्ञ भी यहाँ बोल रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की गई है, जिस तरह से यादव और नॉन यादव वाली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की गई है यूपी में, आपके जाटव और नॉन जाटव वाली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की गई है। और आप मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुन लें, कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ है। ये सब देखिए, समाज को बांटने का काम बखूबी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में किया है। खान साहब, और इसी के सहारे वो आखिरी अपना 30 सेकंड, राजनीति चमकाते हैं, अपने वोट दो हासिल नेशनल करते हैं। पार्टीज लड़ रही है, जिसमें रीजनल पार्टीज का तो, छोटी पार्टियों का तो कहीं जगह ही नहीं रह गई है। दलित वोटों की अगर बात करें तो धीरे धीरे देखिए आंकड़े क्या बताते हैं। 30 सेकंड आखिर के। जोशी जी देखिए, जोशी जी मैं कह रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं कि ये सब डाइवर्जन हो रहा है। आज बात होनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती की, इज्जत कहां मिली उनको, वो बात होनी चाहिए। आज इसको मिलाकर के आप डाइवर्जन कर रहे हैं। आप दुनिया भर की बात करें, तिवारी जी दुनिया भर की बात कर रहे हैं। तिवारी जी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि बाबा साहब के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आप बाबा साहब असली दर्द तो वोटों का ही है ना। कहने लगे नहीं कुछ नहीं। आज हम बात करेंगे सिर्फ बाबा साहब की बेइज्जती की। क्यों बेइज्जती किया गया, वो अलग चीज है, सम्मान अलग। चलिए, तो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब कांग्रेस कह रही है कि हम भी 100 जगह पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आप जमीन पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में और कई जगहों पर जितनी उम्मीद है उससे काफी कम है। एक आंकड़े कहते हैं कि ए क्लास कैटेगरी में आज की तारीख में भी एससी समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 15% से भी कम है। और इसी के वजह से आज की स्थिति में केवल राजनीति के आधार पर उसका उत्थान नहीं हो सकता। राजनीतिक पार्टियां इस पर क्या करती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन दंगल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही।